यूपी में खेला हो गया है। दरअसल ये बात इसलिए उठ रही है क्योंकि कोरोना काल में इस बार के चुनाव जो हैं वो अलहदा होने वाले हैं। रैलियों पर रोक लग गई है, बैनर पोस्टर जो है वो भी नहीं लगने वाले हैं। आप भीड़ नहीं जुटा सकते हैं, आपको डोर टू डोर कैंपेन करना है, वो भी कम लोगों के साथ। तो ऐसे में जिनके आईटी सेल पहले से दमदार थे, जिनकी सोशल मीडिया प्रेजेंस पहले से मौजूद थी, वो पार्टियां जो है एडवांटेज पर हैं। लेकिन जिनके पास ये सोशल मीडिया प्रेजेंस नहीं थी, जिनके पास आईटी सेल्स नहीं थे, वो बस जुगात में लग गए हैं कितने कम वक्त में कैसे अपना बेस जो है वो तैयार किया जाए। लेकिन आपको बता दें कि बीजेपी ने जिस तरह से अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी के जो तमाम आला लीडर्स हैं, उन्होंने यूपी में जैसे डेरा डाला, लगातार सभाएं की, लगातार रैलियां की। इतनी रैलियां जो हैं वो विपक्ष की तमाम दूसरी पार्टियों को अगर मिला लिया जाए तो भी उनसे कम ही होती है। तो ऐसे में एडवांटेज बीजेपी हो गई है। और क्या यूपी में वाकई में कोरोना काल में अगर ये पाबंदियां जारी रहती हैं तो खेला हो गया है? समझिए कट टू कट की पहली एनालिसिस रिपोर्ट में। No road show, no पदयात्रा, no cycle, bike or vehicle ride and any procession. No physical rally of political parties or probable candidates or any other group related to election shall be allowed till 15th January. चुनाव आयोग का कोरोना सेफ इलेक्शन और राजनीतिक दलों को प्रचार की टेंशन, ये दोनों बातें एक साथ हुई। डिजिटल प्रचार को लेकर नई लामबंदी शुरू हुई, लेकिन जब चुनाव आयोग के ऐलान से पहले के हालात का विश्लेषण किया गया तो सामने आया कि मोदी, शाह और योगी की त्रिमूर्ति पहले ही काफी आगे निकल चुकी। यानी जहां विरोधियों की चुनावी लाइन खत्म हो रही थी, वहां से बीजेपी की लाइन शुरू हो रही। ये कैसे हुआ, कब हुआ और इस बढ़त के चुनावी मायने क्या है? इसे समझने के लिए सबसे पहले देखिए मोदी का नॉन स्टॉप प्रचार। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जय सिया राम, जय सिया राम। 16 नवंबर से बीजेपी के सबसे बड़े प्रचारक यानी प्रधानमंत्री मोदी चुनावी दंगल में कूद चुके थे। जरा देखिए चुनाव आयोग की घोषणा से पहले क्या था मोदी का चुनावी कैलेंडर। 16 नवंबर को पीएम मोदी ने सुल्तानपुर में 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। 19 नवंबर को बुंदेलखंड दौरे में महोबा का अर्जुन बांध परियोजना की सौगात दी। झांसी में डिफेंस कॉरिडोर भी देश को सौंपा। 25 नवंबर जेवर में रैली की और एयरपोर्ट का शिलान्यास किया। 7 दिसंबर को गोरखपुर में एम्स के अलावा एक बड़ा फर्टिलाइजर प्लांट का लोकार्पण किया। 11 दिसंबर को बलरामपुर में 9,600 करोड़ के सरयू कैनाल प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखाई। 14 दिसंबर को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में पीएम ने 339 करोड़ के काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का लोकार्पण किया। 18 दिसंबर को शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी। 21 दिसंबर को प्रयागराज के परेड मैदान में 2 लाख से अधिक महिलाओं को संबोधित किया। 23 दिसंबर को काशी में पीएम की जनसभा हुई। इस दौरान उन्होंने काशी को 1500 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी। 28 दिसंबर को मोदी कानपुर में थे। 2 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ को 700 करोड़ की लागत से बनने वाले खेल विश्वविद्यालय की सौगात दी और रैली भी की। यानी जब तक चुनाव आयोग कोरोना से बचने का ब्लू प्लान तैयार कर पाता, तब तक प्रधानमंत्री मोदी यूपी में 17 पॉलिटिकल मेगा इवेंट कर चुके थे। जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्रधानमंत्री मोदी के 17 मेगा इवेंट्स बीजेपी को आगे ले जा रहे। तो दूसरी तरफ मोर्चा संभाले हुए थे गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। प्रधानमंत्री मोदी ने जो बढ़त बनाई उसे बीजेपी लगातार कायम रखना चाहती थी। गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी प्रचार में आगे बढ़कर हिस्सा लिया। अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के कल 12 दौरे किए, जिनमें मीटिंग और रैलियां दोनों शामिल थी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी यूपी के अपने 13 दौरों में जनसभाओं और पद यात्राओं की कमान संभाली। अब की बार
मित्रों, मोदी जी ने देश को समृद्ध किया है, देश को शिक्षित किया है, देश को सुरक्षित किया है और देश की संस्कृति को दुनिया भर में बढ़ाने का प्रयास किया। भारत की राजनीतिक का इतिहास कहता है दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही निकल कर जाता है और इसी वजह से यूपी का चुनाव सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं। कानून व्यवस्था को अपने चुनावी प्रचार की धुरी बनाकर जब योगी इस अग्नि पथ पर आगे बढ़े तो प्रदेश के हर हिस्से को छुआ। दिसंबर 2021 में शुरू हुई जन विश्वास यात्रा समेत योगी आदित्यनाथ ने यूपी के हर जिले में किसी न किसी किस्म के आयोजन में हिस्सा लिया। अगर सभी नेताओं के रैली और दौरों को मिला दिया जाए तो बीजेपी ने कुल 250 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर सीधा संपर्क साधा और इसके लिए सभी बड़े नेताओं ने कुल मिलाकर 399 जनसभाएं, रैलियां और पदयात्राएं की। योगी आदित्यनाथ का खास ध्यान उन 78 सीटों पर रहा जो पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के हाथ नहीं लगी। इन सभी सीटों पर योगी आदित्यनाथ ने नई विकास परियोजनाओं का भरोसा दिया, नए ऐलान किए और सबसे ऊपर हर जगह योगी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और देश की सुरक्षा को अपने चुनाव प्रचार में सबसे आगे रखते नजर आए। पहले की सरकार आतंकवादियों को मुकदमों को वापस लेती थी और हम आतंकवादियों को ठोकने के लिए एटीएस का सेंटर बना रहे हैं। चुनाव आयोग ने 7 तारीख को ही ऐलान कर दिया, वरना 9 जनवरी को बीजेपी अपना सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन लखनऊ में करने वाली थी, जहां पीएम मोदी समेत बीजेपी के सभी बड़े नेता और स्टार प्रचारक एक ही मंच पर नजर आते। लेकिन ऐलान से पहले ही कमलधारी अपने टारगेट को पूरा करने में काफी हद तक कामयाब हो चुके थे। जिसमें प्रधानमंत्री और पार्टी के जो दूसरे बड़े नेता और राज्य स्तर के नेता शामिल हुए और कोई भी पार्टी जब सत्ता में होती है, खास तौर पर केंद्र में भी वही पार्टी सत्ता में, राज्य में भी वही पार्टी सत्ता में है, उसके पास बड़े बड़े नेताओं की, स्पीकर्स की, ग्लैमर्स वाले नेताओं की, भीड़ जुटाने वाले नेताओं की और भीड़ को आकर्षित करने वाले नेताओं की काफ़ी लंबी भीड़ फौज होती है। तो ऐसे दशा में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को इससे काफ़ी फायदा हुआ है। इधर बीजेपी भगवा धारियों के राज तिलक का दम भर रही थी, अपना चुनावी प्रचार जन जन तक पहुंचाने की कोशिश कर रही थी, तो दूसरी तरफ विरोधियों की रफ्तार शायद कुछ धीमी थी। हो सकता है कि बीजेपी विरोधी कोरोना के बढ़ते खतरे को नहीं समझ पाए या फिर वो चुनाव के अंतिम चरणों तक पूरी ताकत झोंकने का इरादा पाल बैठे थे। सबसे पहले देखिए चुनाव प्रचार में क्या रहा। अखिलेश यादव का रिपोर्ट कार्ड। उत्तर प्रदेश में खुद को बीजेपी का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी कह रही समाजवादी पार्टी चुनाव आयोग के फैसले तक उतनी रैलियों और जनसभाओं को अंजाम नहीं दे पाई जिसकी उसे उम्मीद रही होगी। 22 में बाइसिकल लाने का ख्वाब पाले बैठे लाल टोपी वालों ने अखिलेश की विजय यात्रा को कैंपेन की धुरी बनाया था। अखिलेश यादव ने अपने सहयोगियों समेत 10 चरणों में रथ यात्रा को पूरा करने की ठानी, लेकिन पाबंदी लगने से पहले अखिलेश सिर्फ 20 जिलों में 100 सीटों तक ही वोटर से संपर्क साध पाए। बताओ क्या लाभ मिला है आपको और हमको बताइए आप। और फिर लाल रंग देख करके सरकार के लोग बड़े घबरा रहे हैं। जैसे ही लाल रंग दिखाई देता है वैसे ही घबरा जाते हैं। अखिलेश यादव ने कानपुर, महोबा, फतेहपुर, उन्नाव, झांसी, ललितपुर, बांदा, रायबरेली, बाराबंकी, कुशीनगर, गोरखपुर, गाजीपुर, जौनपुर, आजमगढ़, सुल्तानपुर, लखनऊ, मेरठ, अयोध्या, अंबेडकर नगर, अमेठी, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, मैनपुरी, एटा, इटावा, आगरा और गोंडा में विजय यात्रा निकाली। यानी जिस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अखिलेश बीजेपी को बड़ा नुकसान पहुंचाने का दम भर रहे थे, वहां समाजवादी रथ सिर्फ 4 जिलों तक पहुंच पाया। अब चुनौती है डिजिटल प्रचार की, जो अखिलेश यादव को मानो कबूल नहीं। इससे हमारी अपील होगी कि अगर वर्चुअल रैली या इस तरह के फैसले ले रही है तो जिन पॉलिटिकल पार्टीज के पास इतना स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उनकी मदद के लिए कुछ न कुछ व्यवस्था की जाए। 10 मार्च को यूपी जीतने का दावा कांग्रेस भी कर रही है।
पिछले नतीजों को देखें तो कुछ हद तक समझ आ जाता है कांग्रेस के हाथ को जनता का कितना साथ मिल सकता है। कांग्रेस के प्रचार का रिपोर्ट कार्ड। यूपी में कांग्रेस का झंडा थामे प्रियंका गांधी आगे बढ़ती नजर आई। तो हमारी पहली प्रतिज्ञा, टिकटों में महिलाओं को 40% हिस्सेदारी। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, नारा जोश भरा था, लेकिन जनता तक पहुँचने में कांग्रेस शायद समाजवादी पार्टी से भी ज्यादा लेट हो गई। रैली पर पाबंदी लागू होने से पहले प्रियंका गांधी सिर्फ 5 रैलियां कर पाई और 2 मैराथन पूरी कर पाई। चुनाव में वोटर से सीधा संपर्क साधना बहुत जरूरी है और लगता है कि इस मोर्चे पर बीजेपी बाजी मार ले गई है। हाँ, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस निश्चित रूप से वो भारतीय जनता पार्टी की जो चुनावी मशीनरी और जो एक्शन प्लान था, मुझे लग रहा है कि उसमें काफ़ी पिछड़ गए। और अब ये है कि देखिए, रैलियां तो निश्चित रूप से प्रियंका गांधी की जो रैलियां हुई हैं, उन्होंने लड़की है मैं लड़ सकती हूं, और समाजवादी पार्टी की जो रैलियां हैं, उन्होंने जो रथ यात्रा निकाली अखिलेश यादव ने, तो निश्चित रूप से काफ़ी भीड़ उन रैलियों में है। बात बीएसपी की करें तो सुप्रीमो मायावती ने काशीराम जयंती पर एक बड़े आयोजन को अंजाम दिया था और सतीश चंद्र मिश्रा खुद 96 जनसभाओं में शिरकत कर चुके हैं। रही बात आम आदमी पार्टी की, तो इनके हिस्से सिर्फ एक रैली आई जो थी लखनऊ में। रैली वाला हिस्सा तकरीबन खत्म हो चुका है। अब देखना होगा कि डिजिटल प्रचार के मोर्चे पर ये दल बीजेपी से किस हद तक टक्कर ले पाएंगे और चुनावी दंगल में कितनी छाप छोड़ पाएंगे। टीम न्यूज़ नेशन।